नमस्कार दोस्तों, हर कहानी का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आता। कुछ सवाल रह जाते हैं और उन्हीं सवालों में छुपा होता है अनसुना सच। तो चलिए अब सीधे सच पर आते हैं। अमृतसर के पुराने शहर में उन तंग गलियों के बीच एक इमारत है, काली कोठी। अगर आप दिन में देखें तो शायद कुछ खास न लगे। वही पुरानी औपनिवेशिक इमारत, लाल ईंटें, ऊंची ऊंची खिड़कियां। लेकिन जैसे ही शाम होती है, इस जगह की पूरी फिजाई बदल जाती है। बिल्कुल, वहाँ के लोग तो रात में उस गली से गुजरने में भी डरते हैं। हाँ, कहते हैं कि जब एकदम सन्नाटा हो जाता है तो उस बंद इमारत के अंदर से किसी के कराहने की आवाजें आती हैं और धीमी धीमी प्रार्थना की, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। और आज हम इसी रहस्य की, इसी कहानी की तह तक जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक भूतिया घर की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है इतिहास के पन्नों से गायब कर दिए गए एक किसान की, अमरजीत सिंह। एक ऐसी सच्ची, दिल दहला देने वाली कहानी जिसके दस्तावेज वो ब्रिटिश सरकार ने मिटा दिए, सब कुछ खत्म कर दिया। हाँ, लेकिन ये कहानी आज भी जिंदा है, उन दीवारों में, लोगों की यादों में और कुछ ऐसे डरावने अनुभवों में जिनका कोई जवाब नहीं है। और यही बात इस मामले को इतना फैसिनेट करती है ना? जब सरकारी फाइलें खामोश हो जाती हैं तो फिर यही लोक कथाएं, ये डरावनी कहानियां सच को जिंदा रखती हैं। उस सच को जिसे दबाने की हर कोशिश हुई। बिल्कुल। तो काली कोठी का रहस्य सिर्फ पैरानॉर्मल नहीं है, ये ऐतिहासिक अन्याय का एक जिंदा धड़कता हुआ सबूत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की तारीख में इस कोठी का खौफ कैसा है? आज तो वो एक सील बंद जगह है। सरकार ने उसके चारों तरफ एक ऊंची दीवार बना दी है, जैसे उस राज को और भी गहराई में दफनाना चाहती हो। शायद, लेकिन दीवारें वो आवाजों को रोक नहीं पाती, बल्कि मुझे तो लगता है कि उस घेराबंदी ने उन आवाजों को और भी केंद्रित कर दिया है। हाँ, ये हो सकता है। जैसे 2005 की एक घटना है। जसप्रीत नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट था। अच्छा। तो वो अपने दोस्तों के साथ रोमांच के लिए काली कोठी के ठीक बाहर तंबू लगाकर रुक गया। अरे वाह, हिम्मत की बात है। हाँ, वो लोग मजाक कर रहे थे, भूत प्रेत की कहानियों पर हंस रहे थे। लेकिन रात के करीब 2 बजे जब सब सो चुके थे, जसप्रीत की नींद एक आवाज से टूटी। शुरू में उसे लगा कि शायद हवा होगी या कोई जानवर होगा, लेकिन फिर वो आवाज साफ होती गई। कैसी आवाज थी? कोई पंजाबी में बहुत ही दर्द भरे, कांपती हुई आवाज में कह रहा था, वाहेगुरु मेहर करो, मैनू बाहर कड्डो। मुझे बाहर निकालो। हाँ, मुझे बाहर निकालो। वो आवाज इतनी असली थी, इतनी दर्दनाक कि जसप्रीत के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फौरन अपने दोस्तों को जगाया, लेकिन तब तक आवाज बंद हो गई होगी। बिल्कुल, आवाज बंद हो चुकी थी। उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया कि कोई बुरा सपना देखा होगा, पर जसप्रीत आज भी कसम खाता है कि वो किसी इंसान की आवाज थी जो मदद के लिए पुकार रहा था। और ये अकेला अनुभव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई साल बाद 2018 में जब इस इमारत को गिराने का फैसला हुआ, वो किस्सा तो और भी ज्यादा अजीब है। हाँ, वो ठेकेदार वाला किस्सा। हाँ, दिल्ली के एक ठेकेदार थे, गुरमीत सिंह, और वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानते थे। अच्छा, प्रैक्टिकल आदमी थे। बिल्कुल। उन्हें ठेका मिला, वो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे, लेकिन पहले ही दिन उनके 3 मजदूर तेज बुखार और अजीब सी घबराहट की वजह से काम छोड़कर चले गए। चलिए, ये तो एक इत्तेफाक हो सकता है, मौसम का बदलाव या कुछ और। गुरमीत सिंह ने भी यही सोचा, लेकिन दूसरे दिन जो दीवार तोड़ने वाली भारी भरकम मशीनें थीं, हाँ, वो अचानक बंद हो गई। बंद हो गई बस बंद। मैकेनिक आए, सब कुछ चेक किया, कोई तकनीकी खराबी नहीं, मशीनें बस स्टार्ट ही नहीं हो रही थीं। अब तो माथा ठनका होगा। हाँ, अब गुरमीत का माथा ठनका। तीसरे दिन वो गुस्से में आ गए। उन्होंने खुद एक बड़ा हथौड़ा उठाया और दीवार पर वार करने के लिए आगे बढ़े। और तभी जैसे ही उन्होंने पहला वार किया, उनके कानों में वही आवाज गूंजी, लेकिन इस बार और भी साफ और भी करीब से। क्या? जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा हो और कह रहा हो, मुझे बाहर निकालो। बाप रे। गुरमीत ने हथौड़ा वहीं गिरा दिया। उनके हाथ कांप रहे थे, पसीना छूट रहा था। वो वहां से भागे। अगली सुबह उन्हें होटल के कमरे में बेहोश पाया गया। बेहोश? हाँ, डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें एक बहुत गंभीर पैनिक अटैक आया था। वो प्रोजेक्ट वहीं रद्द हो गया। अब इन घटनाओं को हम कैसे देखें? एक तरफ मजदूरों का बीमार पड़ना,
फिर मशीनों का खराब होना, और फिर खुद ठेकेदार का ऐसा अनुभव। ये सिर्फ अंधविश्वास तो नहीं लगता। नहीं। देखिए, मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है स्थान की स्मृति या प्लेस मेमोरी। माना जाता है कि जिन जगहों पर बहुत ज्यादा पीड़ा, दुख या क्रूरता हुई हो, वो जगह उस ऊर्जा को, उस आघात को सोख लेती है। मतलब वो भावनाएं, वो दर्द उस जगह का हिस्सा बन जाता है। एक तरह से हाँ। और जब उस पीड़ा को कोई आधिकारिक स्वीकृति नहीं मिलती, जब सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं, तो फिर ये पैरानॉर्मल अनुभव लोगों के दबे हुए डर को आवाज देने का एकमात्र तरीका बन जाते हैं। अच्छा। ये कहानियां इसलिए मजबूत होती हैं क्योंकि सच बोलने का कोई और रास्ता बचा ही नहीं। ये एक तरह का ऐतिहासिक प्रतिशोध है। जब आप न्याय के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं तो सच दीवारों और हवाओं के जरिए अपना रास्ता खोज ही लेता है। तो फिर उस सच पर आते हैं, उस पीड़ा पर जिससे ये सारा खौफ पैदा हुआ। कहानी की जड़ें हमें ले जाती हैं 1944 में। जालंधर के पास फिल्लौर गांव का एक साधारण किसान अमरजीत सिंह। कोई बड़ा क्रांतिकारी नहीं था वो, बस एक आम आदमी जिसके दिल में आजादी की आग थी। और वो अपनी इस आग को सिर्फ अपने तक नहीं रखता था। वो रात में गांव वालों को इकट्ठा करके बताता था कि कैसे अंग्रेजों ने उनकी जमीनें लूटी हैं, कैसे उनकी मेहनत का फल लंदन जा रहा है। वो लोगों को जगा रहा था। हाँ, और यही बात ब्रिटिश हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। और फिर वो सुबह आई, 12 मार्च 1944। सुबह के 4 बजे कप्तान रॉबर्ट मैकेंजी के सिपाही दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। और अमरजीत को उसकी पत्नी गुरप्रीत कौर और 3 साल के बेटे बलविंदर के सामने ही बेरहमी से पीटा गया। बहुत अहम है, वो सिर्फ एक अफसर नहीं था जो आदेश मान रहा था। उसके लिए विद्रोह को कुचलना एक जुनून था, एक निजी मिशन बन गया था। अच्छा। मुखबिरों ने उसे बताया था कि अमरजीत की बातें गांव में आग की तरह फैल रही हैं। तो मैकेंजी के लिए अमरजीत सिंह को तोड़ना एक मिसाल कायम करने जैसा था। इसीलिए अमरजीत को किसी आम जेल में नहीं ले जाया गया। नहीं, उसे एक गुमनाम जगह ले जाया गया, एक ऐसी जगह जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, काली कोठी। तो ये काली कोठी आखिर थी क्या? ये कोई आधिकारिक जेल तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ब्रिटिश खुफिया विभाग का एक गुप्त यातना केंद्र था, ब्लैक साइट जैसा हम आज की भाषा में कहते हैं। बाप रे। यहाँ लोगों को जानकारी के लिए नहीं लाया जाता था, यहाँ लोगों को उनकी आत्मा को तोड़ने के लिए लाया जाता था। यहाँ कोई नियम नहीं थे, कोई रिकॉर्ड नहीं था। यहाँ जो होता था वो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा मान लिया जाता था। और यहाँ आते ही अमरजीत सिंह का वजूद वो मिटा दिया गया, उसका नाम छीनकर उसे एक नंबर दे दिया गया, कैदी नंबर 30। ये बहुत सोचा समझा कदम था। नाम छीनना पहचान छीनने का पहला कदम होता है। और इसके बाद जो यातनाएं दी गईं, वो सिर्फ शारीरिक नहीं थी। नहीं, वो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक थी। उनका एक ही मकसद था, एक इंसान की हिम्मत को, उसकी आत्मा को पूरी तरह से कुचल देना। उन यातनाओं का जो ब्यौरा मिलता है वो भी बहुत सिस्टमैटिक है। पहले हफ्ते उसे सिर्फ पानी दिया गया, खाने को कुछ नहीं। दूसरे हफ्ते उसे सोने नहीं दिया गया, जैसे ही उसकी आंख लगती सिपाही उसे डंडों से मारते। यह स्लीप डिप्राइवेशन एक बहुत ही क्रूर तकनीक है। कुछ ही दिनों में इंसान वो सोचने समझने की शक्ति खो देता है, उसे सच और भ्रम में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। और तीसरे हफ्ते उसे एक ऐसे छोटे तंग कमरे में डाल दिया गया जहां वो न सीधा खड़ा हो सकता था न लेट सकता था, बस घुटनों के बल बैठ सकता था। हाँ, और ये सिलसिला ये महीनों तक चलता रहा। कहते हैं उस कोठी के तहखाने की दीवारों पर आज भी नाखूनों की गहरी खरोंचें हैं। और कुछ टूटे फूटे पंजाबी शब्द भी मिलते हैं। हाँ, वाहेगुरु मेहर करो और गुरप्रीत बलविंदर। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये उस असहनीय पीड़ा के बीच प्रतिरोध का आखिरी रूप थे। जब शरीर जवाब दे चुका था, जब जुबान साथ छोड़ रही थी, तब भी उसका मन वो अपने परिवार और अपनी आस्था से जुड़ा हुआ था। ये मैकेंजी के क्रूर प्रयोग का अमरजीत का जवाब था। वो उसे शारीरिक रूप से तोड़ सकता था, लेकिन उसकी आत्मा वो अब भी लड़ रही थी। और फिर कहानी का सबसे भयावह, सबसे अकल्पनीय मोड़ आता है। साल बदला, तारीखें बदली और सितंबर 1947 आ गया। भारत आजाद हो चुका था। हाँ, देश में एक तरफ जश्न था तो दूसरी तरफ बंटवारे का मातम। और इसी उथल पुथल के बीच कप्तान मैकेंजी को इंग्लैंड वापस लौटने का आदेश मिलता है। सब कुछ समेटना है, सारे रिकॉर्ड्स नष्ट करने हैं। लेकिन एक समस्या अभी बाकी थी। हाँ, काली कोठी के तहखाने में अमरजीत समेत 3 कैदी अभी भी
जिंदा थे। दुनिया उन्हें भूल चुकी थी, शायद खुद मैकेंजी भी उन्हें भूल जाना चाहता था, पर वो वहां थे, जिंदा थे। अब मैकेंजी के सामने दुविधा थी, अगर वो उन्हें छोड़ता तो वो बाहर जाके सच बता देते, अगर नई भारतीय सरकार को सौंपता तो उस पर युद्ध अपराध का मुकदमा चल सकता था। तो उसने क्या किया? उसने एक तीसरा अमानवीय रास्ता चुना। उसने फैसला किया कि वो इस समस्या को, इन जिंदा सबूतों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। 15 सितंबर 1947 की रात, मतलब आजादी के ठीक 1 महीने बाद, हाँ, मैकेंजी के आदेश पर उसके सिपाहियों ने तहखाने के कमरों पर बाहर से ताले लगाए और चाबियों को तालों में ही तोड़ दिया, ताकि वो कभी ना खुल सके। कभी नहीं। और इसके बाद इमारत के सभी दरवाजों और खिड़कियों को ईंटों और गारे से चुनवा दिया गया। उन्हें जिंदा दफन कर दिया गया। हाँ, जिंदा दफन। ये सोचना भी कितना मुश्किल है कि जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब उसी देश के 3 नागरिक जिन्होंने उसी आजादी के लिए आवाज उठाई थी, उन्हें एक अंग्रेज अफसर एक अंधेरे तहखाने में जिंदा दफना रहा था। वहां के स्थानीय लोगों ने बाद में बताया कि शुरुआती कुछ हफ्तों तक उस इमारत से चीखने, दरवाजे पीटने और रोने की आवाजें आती थीं। फिर धीरे धीरे वो आवाजें शांत हो गई, हमेशा के लिए। लेकिन क्या वो सच में शांत हुई, या बस उनका रूप बदल गया? शायद रूप ही बदला, क्योंकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 11 साल बाद 1958 में अमृतसर में भयानक बाढ़ आई। अच्छा। जब पानी उतरा तो काली कोठी की नींव की मिट्टी खिसक गई और दीवार में एक छेद हो गया। कुछ लड़के जो वहाँ खेल रहे थे, उन्होंने हिम्मत करके अंदर झांका, और अंदर जो उन्होंने देखा, उसने उन्हें कई रातों तक सोने नहीं दिया। अंदर 3 कंकाल है। 3 कंकाल? हाँ, एक दूसरे से लिपटे हुए, मानो आखिरी पलों में एक दूसरे को सहारा दे रहे हों। और सबसे चिलिंग डिटेल ये थी कि एक कंकाल के हाथ की हड्डियों में धातु की एक छोटी सी पट्टी फंसी हुई थी, जिस पर 30 नंबर खुदा हुआ था। कैदी नंबर 30, अमरजीत सिंह। तो सच बाहर आई गया, सबूत मिल गया था। सबूत मिला, लेकिन उसे तुरंत दफना दिया गया। पुलिस आई, लेकिन मामला विभाजन के दौरान हुई हिंसा में मारे गए अज्ञात लोग, ये कहकर बंद कर दिया गया। और उस छेद को रातों रात सीमेंट से भर दिया गया। यहाँ आधिकारिक लीपापोती का पैटर्न साफ दिखता है। 1947 में जिंदा दफनाना और फिर 1958 में सबूत मिलने पर उसे दबा देना। हाँ। जब न्याय की हर राह बंद कर दी जाए तो वो जगह एक कभी न भरने वाला घाव बन जाती है, और कहानियां वो उस घाव से रिसने वाले दर्द की तरह होती हैं। और ये लीपापोती आगे भी जारी रही। बिल्कुल। 1980 के दशक में डॉक्टर अमरदीप कौर नाम की एक इतिहासकार थी। उन्होंने इस पर शोध शुरू किया। बड़ी मुश्किल से उन्हें लंदन के आर्काइव्स में एक गुप्त मेमो मिला, जिसमें कप्तान मैकेंजी का जिक्र था। हाँ, और एक लाइन लिखी थी, रिजॉल्व द अमृतसर प्रॉब्लम परमानेंटली। अमृतसर की समस्या को स्थायी रूप से हल करें। ये तो स्मोकिंग गन की तरह था। हाँ, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी किताब पूरी कर पाती, 1987 में उनकी रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। और कारण बताया गया, दिल का दौरा। हाँ, लेकिन उनके घर से उनके शोध के सारे कागजात, वो मेमो की कॉपी, सब कुछ गायब था। सच को दबाने की एक और कोशिश, लेकिन सच किसी और रूप में बाहर आने की कोशिश कर रहा था। अमरजीत के बेटे बलविंदर के जरिए, जिसे अपने पिता की कोई याद नहीं थी, वो बस 3 साल का था। हाँ। कई साल बाद एक रात उसने एक बहुत ही साफ सपना देखा। उसने देखा कि उसके पिता एक अंधेरे कमरे में हैं और खून से दीवार पर लिख रहे हैं, मैं इत्थे हाँ, मैं अजीवी इत्थे हाँ, मैं यही हूँ, मैं अभी भी यही हूँ। हाँ, ये सपना इतना असली था कि उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश की, लेकिन सबने उसे पागल समझा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब संस्थाएं, रिकॉर्ड्स, सरकारें सब सच को दफना देती हैं, तो फिर सच कहाँ जिंदा रहता है? कहाँ? वो जिंदा रहता है सपनों में, किंवदंतियों में और भूत प्रेत की कहानियों में। बलविंदर का सपना या जसप्रीत का अनुभव ये सिर्फ डर नहीं है, ये न्याय की एक दबी हुई पुकार है। और हाल ही में भी एक कोशिश हुई थी 2021 में, सिमरनजीत कौर नाम की एक युवा पत्रकार ने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। अच्छा। वो अमरजीत के पोते जगदीप से मिली जी। जगदीप ने उन्हें अमरजीत की एक पुरानी डायरी दिखाई। उसमें बस कुछ ही पन्ने लिखे थे। एक जगह लिखा था, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक आजाद देश में सांस ले। सिमरनजीत ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में ये सब दिखाया, लेकिन किसी भी चैनल ने उसे चलाने से मना कर दिया। कहा गया कि यह बहुत संवेदनशील विषय है। संवेदनशील, ये अक्सर उस सच के लिए इस्तेमाल होने वाला कोड वर्ड होता है जिसका सामना
हम करना नहीं चाहते। अंत में सिमरनजीत ने उसे YouTube पर अपलोड कर दिया, जहां कुछ हजार व्यूज के बाद वो गुमनामी में खो गए। तो ये सारी कोशिशें हमें क्या बताती हैं? कि सच को सामने लाने का हर रास्ता, चाहे वो अकादमिक शोध हो, परिवार की यादें हो या पत्रकारिता हो, हर रास्ते को एक एक करके बंद कर दिया गया। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो काली कोठी वो सिर्फ एक भूतिया इमारत नहीं है। नहीं, ये उन अनगिनत गुमनाम शहीदों का एक स्मारक है जिनकी कहानियां वो आधिकारिक इतिहास के शोर में कहीं दब गईं। वहां सुनाई देने वाली वो दर्द भरी आवाज, मुझे बाहर निकालो, शायद सिर्फ उस तहखाने से बाहर निकलने की पुकार नहीं है। शायद वो गुमनामी के अंधेरे से, इतिहास की कैद से बाहर निकलने की पुकार है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या कोई जगह सच में अपने इतिहास के दर्द और आघात को पकड़ के रख सकती है? क्या दीवारें सच में याद रख सकती हैं? कि कहानियों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये सवाल सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है। नहीं, ये इस बारे में भी है कि हम आज सच्चाई, स्मृति और न्याय को कितना महत्व देते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही अनसुने सच और अधूरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। नमस्कार।